दोस्तों यह मिल्की वे से सबसे नजदीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि हमारे पृथ्वी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। तो चलिए जस्ट इमेजिन करते हैं, एक कल्पना करते हैं कि हमें यानी आपको और मुझे इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी में रीच आउट करना है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा? आप सोचिए, तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रथम, आप देख रहे हैं विस्तामित्रा और आज का टॉपिक है वार्महोल। पर आज के टॉपिक पे आने से पहले हम वापस वहीं चलते हैं कि हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक रीच आउट करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस सफर के लिए दुनिया का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट का यूज करते हैं जिसकी यूजुअल स्पीड 3000 किलोमीटर बराबर है, तो हमें 94.5 मिलियन ईयर का समय लग जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहुंचने में। या फिर अगर हम किसी तरह लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर भी लेते हैं तो भी हमें 2.5 मिलियन लाइट ईयर का समय लग जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक रीच आउट करने में। मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो हम पृथ्वीवासियों के लिए हमारे मिल्की वे से बाहर जाना फिलहाल के लिए ना के बराबर है। तो क्या हम कभी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे? अब दोस्तों कभी का तो नहीं पता, पर फिलहाल इतने बड़े डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इतने बड़े डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाए। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जिससे हम बड़े से बड़े डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाए, पर अभी क्या है हमारे पास? तो अभी है हमारे पास एक तरीका, इसके बारे में हम जानते तो हैं पर हम उस तरीके तक पहुंच नहीं पाए हैं, और वो तरीका और कोई नहीं, हमारा प्यारा ब्लैक होल का भाई वार्महोल है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि वार्महोल क्या है और क्या वार्महोल जैसी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले वार्महोल क्या है? तो एक सिंपल वे बोला जाए तो वार्महोल एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ ही दिन या फिर कुछ ही महीने में ट्रेवल कर सकते हैं। वार्महोल को पहली बार 1916 में थियोराइज किया गया था। ट्रू दैट उस समय उसे वार्महोल नहीं बल्कि किसी अलग टर्म से जाना जाता था। आप थोड़ा और आसानी समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे पेपर को देख रहे होंगे जिसपे पॉइंट ए और पॉइंट बी को मेंशन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग बोलेंगे कि अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये सबसे छोटा रास्ता होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पेपर को फोल्ड कर दें कुछ इस प्रकार, तो आप देखेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस बहुत ही कम हो चुका है, जो कि स्ट्रेट लाइन वाले से काफी छोटा है। पर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने इस 2D पेपर को 3D में बदल दिया। अब ऐसे ही आप यूनिवर्स को पेपर समझ लीजिए, पॉइंट ए को अर्थ और पॉइंट बी को एंड्रोमेडा गैलेक्सी मान लीजिए। तो हमें यहाँ पर लगता है कि अर्थ से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का सबसे छोटा रास्ता 2.5 मिलियन लाइट ईयर होगा, पर किसी तरह 3D यूनिवर्स 4D में बैंड हो जाए तो शायद इससे भी छोटा रास्ता निकल आए, जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर वाले डिस्टेंस से काफी छोटा होगा। और अगर मैं और डेप्थ में जाकर बोलूं तो आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि आपके सामने एक माउंटेन है और आपको इस माउंटेन की एक साइड से दूसरे साइड जाना है, और आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप या तो पहाड़ की चढ़ाई करके दूसरे साइड जाएं या फिर पहाड़ में बनी इस टनल का यूज करें। तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप टनल का यूज करेंगे, क्योंकि टनल का रास्ता माउंटेन की चढ़ाई करने वाले रास्ते से काफी छोटा है। तो ऐसे यूनिवर्स में अर्थ से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक बने इस पहाड़ जैसे डिस्टेंस में वार्महोल एक टनल या फिर एक ब्रिज का काम करता है, और इसीलिए वार्महोल के साइंटिफिक सोल्यूशन का नाम आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज रखा गया। इस नाम में आइंस्टाइन और रोजन इसीलिए आता है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके अस्थित नेथर रोजन ने मिलकर 1935 में वार्महोल के साइंटिफिक सोल्यूशन को निकाला था। अब दूसरा सवाल कि क्या वार्महोल इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और क्यों नहीं है? तो इसके दो मेजर रीजन है। पहला कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वार्महोल बहुत ही छोटे साइज में एग्जिस्ट करता है, जो कि माइक्रो लेवल या फिर उससे भी छोटा हो सकता है, इसीलिए इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। पर हाँ, ये भी कहा जाता है कि यूनिवर्स हर दिन एक्सपेंड हो रहा है, इसीलिए पॉसिबल है कि वार्महोल भी एक्सपेंड हो रहा हो। अब दूसरा रीजन कि वार्महोल कभी भी स्टेबल नहीं रहता, ये हमेशा यूनिवर्स में ट्रेवल करता रहता है, तो साइंटिस्ट के लिए इसे डिटेक्ट कर पाना ना के बराबर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने वार्महोल से जुड़ी कई सारी बातें की और सबकी सब एक पॉसिबिलिटी है, यानी वार्महोल हो भी सकता है या फिर नहीं। तो आखिर क्यों कई साइंटिस्ट अपना सारा टाइम वार्महोल को खोजने में लगा रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल को 1916 में थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया था, पर इसे रियलिटी में 103 साल बाद 2019 में देखा गया। आप अपने स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं वो ब्लैक होल की रियल पिक्चर है, इसीलिए पूरी पॉसिबिलिटी है कि वार्महोल की थ्योरी भी फ्यूचर में सही साबित हो जाए। अब वार्महोल से जुड़े कुछ छोटे मोटे फैक्ट जान लेते हैं। पहला कि हमने बात की कि वार्महोल बहुत ही छोटे साइज में एग्जिस्ट करता है, पर कितना? तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वार्महोल का साइज 10⁻³ सेंटीमीटर हो सकता है। दूसरा, 1916 में लुडविग फ्लेम ने वार्महोल की थ्योरी को पहली बार थियोराइज किया गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उस समय वार्महोल को अलग टर्म से जाना जाता था। तीसरा,
वार्महोल के 3 टाइप होते हैं। पहला ट्रांसफरेबल वार्महोल, दूसरा नॉन ट्रांसफरेबल वार्महोल और तीसरा वन वे वार्महोल। तो दोस्तों यही है आज का वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।